लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक। रात 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी बैठक। कुशीनगर भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत। टैंकर और बाइक की आमने सामने टक्कर। पिता और 11 वर्षीय बेटे की मौके पर मौत। घायल पत्नी ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। लखनऊ में मुहर्रम शुरू होने से पहले पुराने लखनऊ में बड़ी रौनक। चौक और नक्खास बाजारों में उमड़ी अकीदतमंदों की भीड़ है। परचम, पंचे और ताजों की खरीदारी हुई तेज। महोबा दिन दहाड़े 3 लाख की टप्पेबाजी। बैंक के बाहर शातिर ने उड़ाए लाखों रुपए। भाई बहन को बनाया निशाना। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लखनऊ में फर्जी आईपीएस बनकर घूम रहे युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। 40 रुपए की मक्खन की वस्तु देने से किया इनकार। दुकानदार से की बहस। खुद को नोएडा में तैनात आईपीएस अधिकारी बताकर झाड़ता रहा रौब। नमस्कार, मैं हूं दया 24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी करेंगे कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था पर आज समीक्षा बैठक करेंगे। रात 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पर समीक्षा बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होगी। योग दिवस, मुहर्रम, नीट परीक्षा समेत कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी। सभी कमिश्नर, डीएम समीक्षा बैठक में जुड़ेंगे। सभी एडीजी, आईजी, डीआईजी और कप्तान समीक्षा बैठक में जुड़ेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी लखनऊ से शामिल होंगे। नगर आयुक्त, सीएमओ, कृषि, वन, ऊर्जा, पर्यटन, आयुष विभाग के अफसर जुड़ेंगे। पंचायती राज के अधिकारी भी जुड़ेंगे। पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, परिवहन, खाद्य और शिक्षा के अधिकारी भी जुड़ेंगे। डीएम, एसपी, पुलिस कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जो सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। लखनऊ में खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर पुलिस पर रोप झाड़ने वाले एक युवक की हेकड़ी निकल गई है। गोल मार्केट चौराहे पर विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक से खुद को नोएडा का आईपीएस अधिकारी बताया और सैल्यूट न करने पर सवाल उठाया। पहचान पत्र मांगने पर उसकी पोल खुल गई। आरोपी मिथिलेश शुक्ला के खिलाफ महानगर थाने में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायबरेली से है, जहां जिलाधिकारी सरनीत कौर के निर्देश पर अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है। अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थ ने बताया कि कार्रवाई के दौरान अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग में लगे 17 वाहनों को पकड़कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है। साथ ही करीब 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं अभियान में एसडीएम, अधिकारी, एआरटीओ, प्रवर्तन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं प्रशासन की सख्त कार्रवाई से अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग करने वालों में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर जो तहसील की टास्क फोर्स है और लालगंज की तहसील में उसने अपनी आज रात में कार्रवाई की। देर रात 2 से 3 बजे के आसपास हमारी कार्रवाई शुरू हुई थी और 17 ट्रक अभी तक कार्रवाई किए जा चुके हैं और हमारी कार्रवाई सुबह 8-9 बजे के आसपास समाप्त हुई है। तो उनके खिलाफ हमने लगभग 7 लाख के आसपास जुर्माना आरोपित किया है और उसके वसूली की कार्रवाई चल रही है। ये हमारे क्षेत्र में इंटर हो रहे थे, कलेक्टर डलमो क्षेत्र से इंटर हुए थे, उस पर कार्रवाई की गई है। खबर महुआ से है, जहां जिला अस्पताल में मरीजों को बाहरी दवाएं लिखे चुराने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुरेश कुमार के औचक निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों ने महंगी दवाएं बाहर से खरीदने की शिकायत की। जांच में अस्पताल में दवाएं उपलब्ध होने के बावजूद बाहरी दवाएं लिखे चुराने की बात सामने आई, जिस पर सीएमएस ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को फटकार लगाई है और मरीजों के परिजनों के पैसे वापस कराए हैं। यहाँ सर वो आए तो हमें दवाई लाने को कहा। हम दवाई लाने गए, वो दवाई लेके आए तो उन्होंने इलाज किया। वो इलाज के बाद जब पता चला बाद में, बोले दवाई कहाँ से लेके आए हो? हम ये सर पर्चा दिया था तो हम बाहर से लेके आए हैं। तो बोले आप बाहर से क्यों लेके आए हो? हम सर हमें तो जानकारी नहीं है कि कहाँ मिलती है दवाई, क्या होता है। तो फिर बोले कि नहीं, आपकी दवाई वापस होगी। फिर हम बाद में जब चेकिंग हुई तो उन्होंने फिर भेजा मेडिकल,
तो मेडिकल से फिर पैसे वापस किए उन्होंने। मैंने कोई बाहर की दवा नहीं लिखी है, तो बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं जो कि अनऑथोराइज भी हैं अस्पताल में आने के लिए। पता नहीं कौन लिख देता है, मैं यहाँ पेशेंट देखने बिजी रहता हूँ, नाम तो मेरा ही आता है अल्टीमेटली का। कोई भी दवा लिखे तो अब मैं बता तो रहा हूँ कि मैंने नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी मेरे ही अंडर में वो ट्रीटमेंट हुआ है तो वो मेरे ही लिखी माने जाएंगी। तो बाकी वापस करने की बात है, तो जहाँ से मरीज दवा के लेके आए हैं हमने उनको बोल दिया कि जाके आप वापस कर दीजिए, आपको वो पैसे दे देंगे। नहीं ऐसा नहीं है कि जो दवा नहीं थी तो एक मल्टीविटामिन वगैरह मंगवाया है, एक आध स्टेरॉइड मंगवाया स्पेशल, बाकी कुछ नहीं मंगवाया, बाकी यहीं से लगवाई थी। जिला अस्पताल में जो इमरजेंसी है, मैं मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था तो कुछ लोगों ने बताया कि बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं। तो मैंने जाके जब औचक निरीक्षण किया तो 2-3 मरीज थे जिनको बाहर की दवाएं लिखी गई थी। तो मैंने तुरंत वहाँ के डॉक्टर को फटकार लगाई और देखा कि कौन कौन सी दवाएं लिखी गई हैं, जो कि हाथ में तो नहीं मिली लेकिन उसमें डस्टबिन में पड़ी हुई। तो मैंने उनसे कहा इन तुरंत लौटाई जाए, तो दवा लौटा दी गई है। और मेरे द्वारा बार बार लिखित लेटर मौखिक कहने के बावजूद भी इनमें सुधार नहीं हो रहा। इन पर मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा, जिससे इस तरह की जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं इसमें सुधार 100% हो। खबर लखनऊ से, जहां बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनाने में ओबीसी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसी ऐतिहासिक समर्थन को वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में दोहराने के लिए पार्टी स्तर पर बैठकों का आयोजन कर संगठन की जमीनी तैयारियों और जनाधार विस्तार की समीक्षा की जा रही। वहीं मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को ओबीसी समाज के बीच सक्रियता बढ़ाने और बसपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने निमिषारण भवन में मोदी सरकार के 12 साल के काम गिनाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांधी जी के बाद अगर किसी ने सही मायने में स्वच्छता पर काम किया है तो वह पीएम मोदी हैं। स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ तीसरे नंबर पर आया था। आप सभी का सहयोग रहा है तो इस बार लखनऊ सफाई में इंदौर को पीछे छोड़ देगा। पीएम मोदी ने पूरी कमबैक प्लानिंग के साथ काम किया और इंट्रोड्यूस किया है। इस तरह से इसको सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए और मैं समझता हूं कि 2014 के बाद संपूर्ण भारतवर्ष में एक युग परिवर्तन हुआ है और लगातार हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास भी बढ़ा है और आशाएं भी बढ़ी हैं। इस 12 वर्षों में प्रत्यक्ष रूप से पूरे देश का हर नागरिक किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ है और सच कहें तो सुशासन 2014 के बाद जो देखने को मिला उसी के आधार पर पूरे देश और दुनिया में एक छवि बनी कि मोदी जी हैं तो हर बात मुमकिन है। उन्होंने कहा था कि हम एक सेवक के रूप में काम करेंगे, तो उन्होंने निश्चित रूप से जो कुछ कहा था वो चरितार्थ करके दिखाया है। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सेंसिटाइज किया जा रहा है और बहुत से क्षेत्रों में ये प्राकृतिक खेती कामयाब भी हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि रासायनिक खादें हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति को छीण करती हैं। इसलिए कोशिश की जा रही है कि हमारी जैविक खादों के माध्यम से हम अपनी उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं और पैदावार को भी साथ साथ बढ़ाएं। गरीबों के लिए जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने दी उसमें इस बात का जरूर ख्याल रखा कि उसका प्रभाव गरीब के ऊपर क्या पड़ेगा। चाहे शौचालय दिया हो, चाहे आवास दिया हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज दिया हो, या फिर कोरोना के समय जिस प्रकार से देश में संकट आया था, एक महामारी आई थी, उसमें उन्होंने पूरे देश के लगभग 81 करोड़ 35 लाख लोगों को निःशुल्क राशन देकर आज भी वो व्यवस्था चली आ रही है, क्योंकि काफी लोगों का रोजगार भी उस समय प्रभावित हुआ था। खबर महुआ से है, जहां दिन दहाड़े 3 लाख रुपए की टप्पेबाजी की वारदात सामने आने से हड़कंप मच गया। दरअसल इंडियन बैंक शाखा के बाहर एक शातिर युवक ने बैंक से लौट रहे भाई बहन को निशाना बनाते हुए बाइक के बैग से 3 लाख रुपए निकाले और फरार हो गया। बता दें कि पीड़ित अच्छन कुरैशी अपनी बहन के साथ 8 लाख रुपए जमा करने बैंक पहुंचे थे, जहां 5 लाख रुपए जमा होने के बाद
लंच टाइम होने पर वे 3 लाख रुपए लेकर वापस घर लौट रहे थे। वहीं घर पहुंचने और बैग से रकम गायब मिलने के बाद उन्होंने बैंक पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जहां पूरी घटना बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पैसे जमा करने गई थी अफसर जहाँ को लेके, बहन को जो हमारी सिस्टर हैं, तो उन्होंने अपने 5 लाख रुपए बैंक में जमा किए। 8 लाख थे हमारे पास। तो लंच का टाइम हो रहा था, हमने 3 लाख बाद में जमा कर देंगे, तो हम लौटे आए। तो जैसे ही हम बाहर निकले हैं बैंक के, तो हमने बाइक की बैग लगा हुआ है जो उसमें 3 लाख रुपए रखे, बाजी बैठी हमारी, इतने बीच में किसी ने हमारे 3 लाख रुपए निकाल लिए। हमें पता नहीं चला, हम सीधे जो है घर पहुंचे। बाइक हमने कहीं रोकी नहीं, घर पहुंचे तो बाजी हमारी अंदर भी नहीं गई। हमने जैसे ही डिग्गी में देखा तो पैसे थे नहीं। अच्छन कुरैशी पुत्र माजिद कुरैशी निवासी मिल्कीपुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा, जिनको 50 साल है, वह अपनी बहन जिनका नाम अफसर जहां, पत्नी सरफराज निवासी मिल्कीपुर, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, इन दोनों के द्वारा इंडियन बैंक ब्रांच में 8 लाख रुपए जमा करने के लिए गए हुए थे, जहां पे इनके द्वारा 5 लाख रुपए जमा कराया गया तथा शेष 3 लाख धनराशि वापस लेकर लौट रहे थे। और उक्त राशि को उन्होंने बाइक में रखे बैग में रख दिया और जैसे ही बाइक स्टार्ट करके आगे को बढ़ने हुए एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा झोले में रखे 5 लाख रुपए निकाल करके वहां से फरार हो गया। उक्त सूचना पर तत्कालीन थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए इस घटना की जांच की जा रही है तथा पीड़ित से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी कराई जा रही है। मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत बस्ती जिले के हरैया विकासखंड में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 3 दिनों से चल रहे इस अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरैया के पूर्व विधायक राज किशोर सिंह ने प्रधानमंत्री कार्य और उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास सुशासन के नए आयाम स्थापित किए। इस दौरान राज किशोर सिंह ने क्षेत्र विकास का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यदि जनता उन्हें दोबारा अवसर देती है तो वे हरैया क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगे। 12 वर्ष के अंदर देश की स्थिति परिस्थिति में बहुत बदलाव हुआ। देश जमीन से आसमान पे पहुंच गया। आज की डेट में हर आदमी, आप देख रहे हो कि किसी ऐसे कार्यक्रम में पहले भीड़ नहीं होती थी, लोग 10-5 लोग आते थे, लेकिन गांव-गांव इतनी सुविधाएं लोगों को मिल गई है कि कोई कार्यक्रम होता है तो उनको लगता है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, उनके द्वारा जो कार्यक्रम आ रहा है तो इस पे जरूर जनता के हित का कार्यक्रम होगा, इसलिए लोग बड़े पैमाने पे जुटते हैं। देखिए, जब हम आए थे, आप देखे होंगे 15 साल पहले यहाँ नदियों का जाल था, कहीं आने जाने का कोई मार्ग सुदृढ़ नहीं था। मैंने पुलों का जाल बिछा दिया एक ही बार में। तमाम लोगों को पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर रहने के लिए आवास मैंने दिया, बिजली, सड़क, पानी, जो भी जनमिल सुविधाएं थी वो सारी सुविधाओं से उस समय हरैया को मैंने लैस कर दिया। कोई ऐसा काम नहीं बचा था जो काम तय किया। अब फिर आने वाले समय जब आएंगे तो हरैया हो सकता है उत्तर प्रदेश के नक्शे में और अलग दिखाई। पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील के गांव टंडोला में हुए भीषण अग्निकांड में एक परिवार का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। अज्ञात कारणों से रखी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और घर में रखा किराना स्टोर का सामान, दहेज का सामान, एक बाइक, घरेलू उपयोग की वस्तुओं की अपनी चपेट में ले लिया है। पीड़ित परिवार ने करीब 7 लाख रुपए नुकसान का अनुमान लगाया है। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन सफलता में नहीं मिली। लोगों का आरोप है कि दमकल की गाड़ी करीब 35 किलोमीटर दूर से पहुंची, जिससे आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका। भदोही साइबर क्राइम थाना और साइबर सेल की टीम ने देशव्यापी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनोज सिंह और ओम प्रकाश गौतम के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ये अंतर्राज्यीय गिरोह फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से निवेश पर अधिक मुनाफे का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करता था। जांच में सामने आया कि गिरोह के खिलाफ देश भर में 100 से अधिक एनसीआरपी शिकायतें दर्ज हैं और 50 से ज्यादा म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया है। आज हमने एक बड़ा गिरोह जिसके अंतर्गत हमने 2 लोग मनोज सिंह और ओम प्रकाश गौतम जो ज्ञानपुर के रहने वाले हैं, इन्हें पकड़ा है। एनसीआरपी के अंतर्गत एक जेएमआई पोर्टल है जिसपे म्यूल अकाउंट की सूचना आती है। उसमें जब हमारी टीम के द्वारा, जिसको हमारे कांस्टेबल कन्हैया ने लीड किया था, उसकी जब जांच करी तो यह पता चला कि ये 2 व्यक्ति हैं, इनके द्वारा बहुत व्यापक स्तर पे फ्रॉड किया जा रहा है। जब इनसे
हमने और जांच करी तो हमें पता चला इनके पास करीब 50 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट है और इनके ऊपर करीब 100 से अधिक एनसीआरपी कंप्लेंट है। यह कंप्लेंट सिर्फ यूपी नहीं बल्कि 18 अन्य राज्य और यूटीज की भी है। इसके अलावा इनके ऊपर बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, इनके अलग अलग राज्यों में भी इनके ऊपर एफआईआर्स हैं। इसके अलावा 2020 में एक एनएचएआई का बिहार में फ्रॉड हुआ था जिसकी जांच स्वयं ईडी के द्वारा की जा रही है। उसमें भी इनका नाम प्रकाश में आया था एवं इनकी प्रॉपर्टी की भी उस पर कार्रवाई चल रही है। तो यह अभी भी इतनी कार्रवाई के बाद भी लगातार फ्रॉड कर रहे थे। तो आज ही हमने इनको पकड़ा है। इनसे जब पूछताछ की गई तो यह पता चला कि यह एक ग्रुप है FISD PRO, इस नाम से एक ग्रुप चलाते थे जो कि फर्जी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों को धोखाधड़ी कर। बताइए कि उजानी थाना क्षेत्र में बरेली मथुरा मार्ग पर करुआ पुल के पास दो बाइकों के आमने सामने ही की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से उजानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिजली कटौती, किसानों की समस्याओं, आरक्षण विरोधी नीतियों और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जन विरोधी नीतियों का विरोध जताया है। सांसद पुष्पेंद्र सरोज और सदर विधायक के नेतृत्व में आयोजित हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत सपाइयों ने डाइट मैदान से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का कार्यक्रम चल रहा है। महंगाई के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ, नारी सशक्तिकरण के खिलाफ। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। ये सरकार स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बात करती। ये सिर्फ अडानी और अंबानी के कैसे इनका बिजनेस और आगे बढ़ाया जाए। गरीब आदमी की 2 वक्त की रोटी कहाँ से हो रही है। आप गैस उज्ज्वला का आप मामला ले, उज्ज्वला वाला है, गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ गया है। पेट्रोल के दिन आए दाम बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़े जा रहे हैं। उनपे कोई रोकथाम नहीं है। जो 2 वक्त का रोटी किसी के निवाला अगर निकलने का है तो वो कहाँ से, वही अब गैस चूल्हा जो सिलेंडर है उस पे आप देख रहे हैं, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, उस पे चूल्हा पे खाना पकाया जा रहा है। ये सब क्या है? आप सिर्फ ये जुमलेबाजी है और सिर्फ झूठी सरकार है। इस तरीके से प्रदेश सरकार में नौजवानों की कोई सुनवाई, लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, महंगाई हो गई है, बेरोजगारी हो गई, आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, पेपर लीक हो रहा है, अपने पूरी पूंजी इकट्ठा कर करके वो पेपर देने जाता है लेकिन पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है तो वो कहीं का नहीं बचता है। और ये सरकार भी जब उसकी सुननी चाहिए तो सुनने का काम नहीं कर रही है। उसको देशद्रोही उसने ऐलान कर दिया है कि ये नौजवान देशद्रोही है, कॉकरोच है। तो इससे ज़्यादा आप क्या आशा कर सकते हैं इस सरकार से? तो इस सरकार के विरोध में हमारे नौजवान भी थे, हमारे पार्टी के लोग भी थे। समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों के साथ, अपने गरीबों के साथ खड़ी। कौशाम्बी में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले किशोर दीपू सरोज के परिजनों से मिलने मंझनपुर नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज फॉर्चून के गांव पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए दुख की इस कड़ी में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। इस दौरान अध्यक्ष ने अपनी ओर से 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की और शासन स्तर से मिलने वाली सभी संभावित मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। परिवार के प्रति संवेदना और सहयोग की इस पहल को क्षेत्र में सराहना मिल रही है। बताइए चले कि इस्लामनगर थाना क्षेत्र में पति पत्नी के बीच सोशल मीडिया रील्स को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक युवक ने फांसी लेकर आत्महत्या कर लिया। परिजनों का आरोप है कि पत्नी से फोन पर हुए विवाद के बाद युवक ने यह कदम उठाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्ट डालती हमारी भाभी, हमारा भाई नहीं करता और वो मानी नहीं, ऐसे ही होते उनमें है कि ना का दिला उज्जत, फिर वो चली गई। हमें तो कोई बात ही नहीं, हमें तो फिर वो जान के बाद रात उनने फिर फांसी लगा। की झगड़े का दुखद अंत हुआ है। रील्स को लेकर विवाद, युवक ने अपनी जान दी है। बदायूं में युवक ने जान दी तो फोन पर विवाद के बाद युवक ने कदम उठाया।
बड़ी खबर एटा से, जब तालाब में डूबने से मासूम की मौत, 6 साल के अभिनव की मौत से कोहराम मचा है। नगर पालिका पर लापरवाही की गंभीर आरोप। शबरक के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सुरक्षा इंतजाम न होने पर स्थानीय लोग भड़के हैं। मारहरा में मासूम की मौत के बाद बवाल हुआ है। तो खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जो तालाब में डूबने से मासूम की मौत हो गई है। 6 साल के अभिनव की मौत से कोहराम मचा है। नगर पालिका पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे। शबरक के लोगों ने प्रदर्शन किया है। सुरक्षा इंतजाम न होने पर भड़के स्थानीय लोग। मारहरा में मासूम की मौत के बाद बवाल हुआ है। रायबरेली में आयोजित मंडलीय औद्यानिक सम्मेलन में मंत्री दिनेश सिंह ने प्रदेश सरकारी किसान हितैषी योजना और विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने शिवगढ़ में बने शहद उत्कृष्टता केंद्र और मंडियों के निर्माण का जिक्र किया है। वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार में किसी को भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार कार्य कर रही है। हूं अपने उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने उद्यान विभाग की सेवा करने का अवसर दिया और राज्य की बगिया को सजाने का जो हमें दायित्व दिया है, उसे मैं अच्छे से निर्वहन कर रहा हूं। कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलें किसान तैयार करें, इसका हर संभव प्रयास कर रहा हूं। राज्य का उद्यान विभाग भारत की पावन माटी में, उत्तर प्रदेश की पावन माटी से जो भी तैयार करता है किसान, उसे प्रसंस्कृत कराए जाने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए हर तरह की सब्सिडी देता है। मैं आमंत्रित करता हूं राज्य के किसानों को कि वाएं और उद्यान विभाग के सहयोग से प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करें, जिससे मूल्य संवर्धन होगा, वैल्यू एडिशन होगा, तो हमारे किसानों को ज्यादा उपज मिल पाएगी। ऐसे ही रायबरेली जनपद में मैंने बहुत सारे नए काम किए हैं, जैसे शहद का उत्कृष्टता केंद्र। हमारा उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा शहद उत्पादन का केंद्र है और उसमें मैं शिवगढ़ को, मैंने रायबरेली जनपद का एक ब्लॉक है जहां 10.5 करोड़ रुपए की लागत से शहद उत्कृष्टता केंद्र का इसकी स्थापना की। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारे रायबरेली में शहद का अच्छा उत्पादन होगा, गरीब परिवारों को इससे अच्छी आय होगी और हमारा किसान समृद्ध होगा, ऐसी मैं उम्मीद। बड़ी खबर हरदोई से है, जहां शाहबाद नगर पालिका के ईओ कृष्ण कुमार सोनकर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। लखनऊ विजिलेंस टीम ने 2 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। भुगतान के बदले बिजली ठेकेदार से मांगी जा रही थी रिश्वत। ठेकेदार स्वदेश गुप्ता ने विजिलेंस अधिकारियों से की थी शिकायत। अग्रिम कमीशन लेने के बाद भी बनाया जा रहा था पैसों का दबाव। तो मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न से परेशान होकर ठेकेदार विजिलेंस के पास पहुंचा था। शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाकर बड़ी कार्रवाई की है। रिश्वत की रकम के साथ ईओ को गिरफ्तार कर टीम अपने साथ ले गई है। तो खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां शाहबाद नगर पालिका के ईओ कृष्ण कुमार सोनकर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। लखनऊ में विजिलेंस टीम ने 2 लाख रुपए के घूस लेते रंगे हाथों दबोचा है। तो अग्रिम कमीशन लेने के बाद भी पैसों का दबाव बनाया जा रहा था। शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाकर बड़ी कार्रवाई की है। तो रिश्वत की रकम के साथ ईओ को गिरफ्तार कर टीम अपने साथ ले गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।